नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। भारत खेत और खलिहानों का देश है। करीब 70% आबादी की जीविका खेती पर निर्भर करती है और इस खेती का भी 2/3 हिस्सा मॉनसून के भरोसे रहता है। मॉनसून की जरा सी भी आनाकानी हमारे फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है। अब इस बार भी के बारे में बात अगर हम करें तो मॉनसून की रफ्तार धीरे है और मौसम वैज्ञानिक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इस बार सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जिससे सूखा भी पड़ सकता है। इसके अलावा खेती की उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इसका असर हमारे अन्नदाता किसान की जेब पर पड़ता है। किसान की जेब लगातार हल्की होती जा रही है। किसानों को उनकी लागत और मेहनत की सही कीमत मिल पाए, इसके लिए सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। अगर बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है तो सरकार किसान की उपज समर्थन मूल्य पर खरीद लेती है। इससे किसानों को उनकी फसलों के लिए एक निश्चित मूल्य की गारंटी मिल जाती है। किसानों के लिए चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाल ही में खरीफ की फसलों के दामों में बढ़ोतरी करने के साथ ही दालों के आयात को कम करने और इसकी पैदावार के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए दलहन पर 200 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी फैसला किया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना किसानों के लिए कितना लाभकारी है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष टी हक जी। स्वागत है आपका। पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार मनजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और अलीगढ़ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कृषि मामलों की जानकार डॉक्टर उमेश कुमारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ झारखंड से आए हैं किसान नेता ओम प्रकाश सिंह जी, आपका भी स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस विषय पर चर्चा करते हैं। उससे पहले रिपोर्ट देखिए और हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया और किसानों को इससे किस तरह से लाभ होगा। पिछले 1 साल के दौरान केंद्र सरकार ने दर्जनों ऐसे फैसले लिए जो किसानों के लिए लाभकारी रहे हैं। उन्हीं में से एक फैसला है किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि का। सरकार ने पहले रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की थी, तो अब खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके सूखे की आशंका से परेशान किसानों को राहत देने का काम किया है। देश में दालों की कमी रहती है और इसकी पूर्ति के लिए आयात करना पड़ता है। सरकार ने दालों पर 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। जाहिर है सरकार के इस फैसले से किसान दालों की पैदावार के लिए रकबा और निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। धान खरीफ की मुख्य फसल है। कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि कम बारिश की वजह से धान की पैदावार के प्रति किसान हतोत्साहित हो रहा है। कम बारिश से फसल की पैदावार भी घट सकती है, इससे किसान का लाभ घट सकता है। लिहाजा धान की एमएसपी पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के मकसद से न केवल दलहन की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, बल्कि उन्हें प्रति क्विंटल 200 रुपये बोनस देने का भी ऐलान किया है। बोनस समेत दलहन की एमएसपी 275 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गई है। सरकार ने मूंग की एमएसपी 250 रुपये बढ़ाकर 4,850 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। अरहर की एमएसपी में बोनस सहित 275 रुपये की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद अरहर की एमएसपी 4350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। नई एमएसपी के मुताबिक सामान्य धान का मूल्य 50 रुपये बढ़कर 1410 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि पिछले साल धान की एमएसपी 1360 रुपये प्रति क्विंटल थी। वहीं ग्रेड ए के धान की एमएसपी बढ़कर 1450 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। पिछले साल ये 1400 रुपये प्रति क्विंटल थी। केंद्र सरकार ने खरीफ की अन्य फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। कपास की एमएसपी में प्रति क्विंटल 50 रुपये, सोयाबीन और ज्वार की एमएसपी में प्रति क्विंटल 40 रुपये, बाजरा में प्रति क्विंटल 25 रुपये, मूंगफली में प्रति क्विंटल 30 रुपये, मक्का में प्रति क्विंटल 15 रुपये और सीसम व रागी में 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इससे पहले रबी की फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी करके किसानों को राहत दी थी। तब गेहूं के दाम में 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करके
उसकी MSP 1450 रुपये निर्धारित की गई थी। जाहिर है सरकार के इस कदम से किसानों की माली हालत में सुधार होगा। तो देखा आपने कि सरकार किसानों को लेकर कितनी चिंतित है और आने वाली आशंकाओं को देखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने बढ़ाया है उसको लेकर किसानों का क्या रुझान है, किसानों को कितना लाभ हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हक साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहेंगे कि आखिर किसानों को इससे कितना लाभ होगा और जितना बढ़ाया गया क्या वो उचित है? दाम में वृद्धि तो हुई काफ़ी, खास करके दालों का दामों में। जी जी। लेकिन अगर इसका कहें धान का जो लोगों का एक्सपेक्टेशंस था, खास करके किसानों का और खरे डिफरेंट राज्यों का, तो ज़्यादा था। वो लोग तो कई स्टेट्स कह रहे थे कि 1800 रुपया फिक्स करो, कई स्टेट्स कहते थे कि 2000 रुपया करो, किसी ने 2200 भी कहा। तो अभी जो फाइनल डिसीजन हुआ धान का, उसमें है कि 1400 रुपया, 1410 रुपये के आसपास जो कॉमन वैरायटी का। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें दिक्कतें कब आती है? दिक्कतें तब आती है कि जब अलग अलग राज्यों में जो लागत, कृषि लागत है, तो फसल वो अलग अलग होता है। तो कहीं मान लीजिए 700 रुपया है, कहीं 800 रुपया है, कहीं 1500 रुपया है, कहीं 1800 रुपया है। तो अगर आपने 1410 रुपया फिक्स किया, तो 1800 रुपया या 1900 रुपया वाले जो लागत वाले हैं उनको तो नुकसान होगा, उनको तो फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन फिर भी वो खेती बाड़ी करते हैं, चूँकि उनके वो सोचते हैं कि चलो हमने जो घर फैमिली लेबर लगाया, घर की मजदूरी लगाया, वो कम से कम उसका निकल आया, इसमें से प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन इस गवर्नमेंट का मेरे अपना हिसाब से ये है कि इरादा भी है मेरे ख्याल से, और करना भी चाहिए आगे, कि कृषि को लाभकारी बनाए। बिल्कुल, यानी नीति भी है और साथ में नियत भी है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और एक सकारात्मक कदम है किसानों के पक्ष में से। दूजी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप कृषि मामलों से जुड़े रहे हैं और किसानों की आवाज़ भी उठाते रहे हैं। आप खुद एक पत्रकार हैं और कहते हैं कि पत्रकार ऐसा है जो हर जगह पहुंचता है। किसानों के अगर हम पक्ष से इसे देखा जाए तो जो कदम उठाया गया है सरकार से, उससे कितना लाभ होगा और जो रुझान बढ़ाने की कोशिश की जा रही है खास तौर पर दलहन को लेकर, वो रुझान बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक MSP का सवाल है, ये MSP बहुत बढ़िया कदम है। MSP जिस समय भी, जब भी ये शुरू हुआ होगा, तब अच्छे के लिए शुरू हुआ था। बट ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य है जी, जबकि किसान को आज अधिकतम समर्थन मूल्य की जरूरत है। हमें उस तरफ ये घोषणा उस तरफ लेके जा रही है जो नहीं लेके जा रही है जी। जो ये 50 रुपया धान पे जो बढ़ा है, ये उस तरफ नहीं जा रही जितनी गति से इसको उस तरफ जाना चाहिए था, ये नहीं जा रही जी। ये तो आप देखिए, ये 3.5% के आसपास ये वृद्धि हुई है जी जी। और इसी समय में जो महंगाई की दर है वो 6% के पास चल रही है। ऊपर से मानसून कमजोर का प्रेडिक्शन है जी जी। तो उसमें ये कहाँ टिकता है? ये 50 रुपए कहीं भी नहीं टिकता। तो इसलिए इस पर नजरसानी होनी चाहिए। और जो सरकार का वादा भी था, सरकार का इरादा भी होना चाहिए कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 50% का जो मुनाफा किसानों को इंश्योर किया जाएगा तो किसान बचेगा। अदरवाइज इस मुल्क के इस स्थिति में किसानों का हालात बहुत खराब है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा बहुत आंकड़ा दूंगा कि जैसे यानी आपका कहना है कि ठीक है, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, किसानों के बारे में सोचा गया, कम से कम ये अच्छी बात है। लेकिन जितनी वृद्धि की गई है, आपको लगता है कि जितना खर्चा किसानों को पड़ता है उसके हिसाब से, उसके अनुपात में काफी नहीं है? मैं आपके पास आना चाहूंगी उमेश जी, आपको क्या लगता है कि जो प्रक्रिया है, क्योंकि मंजीत जी ने कहीं ना कहीं इशारा भी किया है कि शायद जो ग्राउंड रियलिटी है और जो नीति बनती है वहां कहीं ना कहीं मतभेद रहता है, तो आपको लगता है कि जो प्रक्रिया, जिस तरीके से MSP को डिसाइड किया जाता है, उसको लेकर जो कदम उठाए जाते हैं, वो क्या है और क्या वो सही है? देखिए, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनका ध्यान किसानों की ओर गया और उन्होंने किसानों की इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए वर्तमान में 2-3 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें पहला कार्य उन्होंने DD किसान चैनल की शुरुआत की, जिससे किसान अपनी
जो उसकी मिट्टी है उसकी जांच कर सकेगा कि इस मिट्टी में कौन सी फसल उपज सकती है और कितना अधिक उत्पादन दे सकती है। जी। क्योंकि वर्तमान की स्थिति ऐसी बनी है कि फसलों में असंतुलन कायम है। हमारे पास फसल तो उगेगी, हमारी अर्धशुष्क भूमि है, उस पर उगेगी फसल हमारी उसकी दाल की, और उगा दिया हमने धान। इसलिए भारी असंतुलन कायम हुआ है। जी जी। दूसरी, मोदी जी ने एक और कार्यक्रम किया कि उन्होंने ये दालों पर 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया। इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और धान पर 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी जी। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को दो परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जी। जैसे हम बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से गारंटी मिलती है किसान को उसके उत्पादन का मूल्य कितना मिलेगा इसकी, लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व और भी बनता है। विस्तृत दायरे में हम सोचेंगे तो किसान को तो उसके उत्पादन के लिए गारंटी मिलती है, लेकिन देश की जनता को खाद्य सुरक्षा कैसे प्राप्त हो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार के पास है। वह इस कीमत और लागत आयोग जो भी इसमें अपनी सिफारिश करता है, इस बात को ध्यान में निश्चित रूप से रखता होगा कि देश में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार मुहैया कराई जा सके। तीसरे, किसान की उत्पादकता कैसे अधिक बढ़े। चौथे, इसका संबंध सीधे सीधे देश की आय में वृद्धि से भी है कि देश की आय में वृद्धि कैसे हो और देश कैसे आत्मनिर्भर बने। ये 3-4 पहलू हम ध्यान में रखकर इस पर विचार विमर्श करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए और इससे कैसे इसे लाभकारी बनाया जा सके। इसमें मैं जानना चाहूँगी 1960 के दशक में 1960 के दशक में जब देश पर भारी खाद्य संकट था और उस समय कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं होते थे, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने उस समर्थन मूल्य दिया। और उस समर्थन मूल्य क्यों किसानों को गारंटी देता है उनके उत्पादन इतने में बिकेंगे ताकि किसान निश्चित होकर उस फसल का उत्पादन कर सके और आगे किस तरीके से उसे फसलें उगानी है कर सके। लाभ होगा उस बारे में भी इसका परिणाम ये गया कि वास्तव में वो वह समय था कि जिसमें हमारा देश बहुत सारा खाद्यान्न पश्चिमी देशों से, जो विकसित देश थे उनसे लेता था और देश आत्मनिर्भर नहीं था। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के सहारे चला और उससे बम्पर उत्पादन हुआ और हम देश को रोटी दे सके। जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ रोटी का शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बाद में आपको क्लियर करूँगी कि मैं यहाँ रोटी का शब्द इस्तेमाल क्यों किया। हमने बम्पर उत्पादन किया हमारे किसानों ने उस समर्थन मूल्य के सहारे, और हम देश के लिए खाद्यान्न दे सके। और उसमें केवल खाद्यान्न नहीं दे सके, उससे किसानों की आत्मनिर्भर हुए। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि 1960 में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, 1965 से इसकी शुरुआत की गई। उस वक्त सिर्फ 2 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य था और आज का वक्त ये है कि लगभग हम 24 के करीब ऐसे फसलें हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है। अक्सर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, यानी अगर हम इतिहास में जाए तो काफी कुछ किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी जो खेती किसानी है वो फायदे का सौदा नहीं है। बहुत सारी चीजें सुधारी गई, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर फायदा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है? और एमएसपी का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है? देखिए, 2 बात। एमएसपी का तो रोल रहेगा ही, क्योंकि एक मिनिमम सपोर्ट अगर किसानों को होगा तो वो कुछ भी आगे रिस्क लेने को लिए तैयार होगा, ये तो जरूरी है। लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ भी करना है। जैसे दूसरी चीज़ का मतलब ये है, कई फसलों का तो ऐसा होता है कि आपने अनाउंस कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि लोकल लेवल पे परचेज सेंटर्स नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव्स होता नहीं है, भंडारण नहीं है, और सरप्लस प्रोक्योर करके फिर उसको डिस्पोज अप करने का इंतजाम नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सारे फसलों के लिए इस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया आज के दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कई गुना बढ़ गया पिछले कई सालों में। फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, लेबर का वेज रेट बढ़ गया, पेस्टिसाइड्स का बढ़ गया, इरिगेशन चार्जेस बढ़ गया, तो सब चीज़ बढ़ते ही जा रहा है कई सालों से। और कुछ आंकड़े तो हमने अभी देखा कि जिसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, इनपुट आउटपुट टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चर के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए खेती बाड़ी आज के दिन में लाभकारी नहीं माना जा रहा है और बहुत लोग खेतीबाड़ी छोड़ने को भी तैयार है। लेकिन क्वेश्चन है कि खेतीबाड़ी तो चाहिए, खेतीबाड़ी सब छोड़ के चला जाएगा तो देश कहाँ जाएगा? जैसे मैडम ने बताया अभी कि खाद्य सुरक्षा भी चाहिए। एक ज़माने में हम किस हालात में थे, देश विदेशों में हम हाथ फैला के जाते थे कि हमें अनाज चाहिए, वो मिलता भी नहीं था। तो आज हम दूसरे को दे रहे हैं, तो हमने काफ़ी उपलब्धियाँ तो हमने किया है, लेकिन आगे और बढ़ना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए। अभी मोदी सरकार ने 2-3 चीज़ जैसे ठोस रूप में किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना जरूरी है।
दूसरा है कि सॉइल का जांच करके, मिट्टी का जांच करके किस ज़मीन पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, उसी हिसाब से ही डाला जाए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसानों को दिया जाएगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देने से किसान फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उसका संतुलित रूप से उसको इस्तेमाल करेगा। तो उससे उर्वरा शक्ति भी खेती की रहेगी ज़मीन की, और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि तस्वीर जो है वो बदलेगी और जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचेगा। यही कोशिश भी लगातार दूरदर्शन किसान की भी रहती है कि किसानों की बात किसानों तक हम पहुंचाएं, ताकि वो उसका लाभ उठा सके और उसे भी मुनाफा हो, वो भी खेती बाड़ी को फायदे का सौदा समझे, ना कि ये समझे कि क्योंकि कोई और रोजगार नहीं है इसलिए खेती किसानी बस अब करनी है। प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक ये भी बात रहती है कि ये सिर्फ एक रस्म अदायगी कर दी जाती है, जो जमीनी हकीकत है उसको नहीं समझा जाता। ये इस तरह की सोच क्यों है किसानों में एमएसपी को लेकर के? झारखंड में जो किसान हैं वो छोटे हैं, छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, वहाँ बड़े किसान नहीं हैं। और वो जो कृषि में जो लगे हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसका खामियाजा ये होता है कि वहाँ पलायन हो रहा है। वहाँ के किसान खेती मजदूरी छोड़ के, खेती किसानी छोड़ के मजदूरी का काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो 50 रुपये जो समर्थन मूल्य धान का बढ़ा है, हमारे राज्य में धान की खेती ही पर निर्भर है वहाँ के किसान, और वो 50 रुपये बढ़ा है वो उसका असर नहीं होगा। हम अभी हक साहब बतला रहे थे कि अन्य राज्यों के किसान 1800, 2000, 2200 रुपये की कीमत मांग रहे हैं। निश्चित रूप से 2000 रुपये कम से कम धान का लागत मूल्य होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, तभी किसानों का कुछ लाभ हो पाएगा। जी, सिद्धू साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रकाश जी ने कहा कि जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में एमएसपी जो है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम शुरुआत तो हुई, सरकार इस दिशा में लगातार सोच रही है। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार कहती है कि अगर बाजार में दाम ठीक नहीं मिलेगा, अधिक दाम नहीं मिलता किसान को, तो ऐसे में एक तो कम से कम चीज़ सुनिश्चित है कि इतने मूल्य पर उसकी उपज, उसका अनाज बिक जाएगा। लेकिन क्या अगर हम सच्चाइयों की बात करें, जो ज़मीनी हकीकत की बात है, सरकारी एजेंसी इसमें सक्षम होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे हो नहीं पाते और जो किसान है वो यहाँ पर भी बेचारा मारा जाता है। देखिए, इसमें आपका ये जो सवाल है ना, ये पूरे देश के लिए हम इसको एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जी। पहले तो ये है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मंडीकरण सिस्टम क्या है। ये एमएसपी का बेस मंडीकरण सिस्टम पर बेस्ड है जी। इम्प्लीमेंट तो होगा अगर वहाँ बुनियादी ढांचा वहाँ पे कायम होगा। पंजाब और हरियाणा इसमें बेमिसाल उनकी वो ढांचा है वहाँ पे, और मेरा नहीं ख्याल के पूरे दुनिया में इतना ज़बरदस्त ढांचा कहीं मंडीकरण सिस्टम का होगा। पंजाब और हरियाणा, और वहाँ पे इसको ऑफिशियली एशिया का सबसे बड़ा वो माना जाता, ऑपरेशन माना जाता है खरीद का जी। क्योंकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे मंडियों में खरीद का टाइम भी कम होता जा रहा है। किसी टाइम 2-2 महीने सीजन चलता था, आज वो 20 दिन पे आ गया है जी। ठीक है ना। बट पंजाब और हरियाणा तो फिर भी वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ गेहूं और धान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो वहाँ बुरा हाल है जी, वहाँ भी पूरे देश। और अगर पूरे देश में वैसा सिस्टम हो तो एमएसपी की अनाउंसमेंट के मायने हैं, अदरवाइज तो एमएसपी महज औपचारिकता है। अगर आपके पास ग्राउंड रियलिटी पे वो बुनियादी ढांचा नहीं है तो एमएसपी को हम कैसे लोगों के किसानों तक इंश्योर कैसे होगी? जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रकाश जी। जैसा कि आपने कहा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है वो उतना अधिक नहीं है, या फिर कहें कि पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर हम दलहन की बात करें तो एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों का रुझान खासतौर पर दालों को लेकर बढ़ेगा और सरकार का भी फोकस इस पर काफी है। निश्चित रूप से दलहन के जो हमारे कृषि में काम करने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ होगा। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, 200 रुपया उनका समर्थन मूल्य बढ़ाया है, बोनस भी दिया है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह धान की खेती के किसानों को भी मिलना चाहिए जी। और धान क्रय केंद्रों की स्थापना निश्चित रूप से पूरे देश में जी। होनी चाहिए, क्योंकि बिचौलिए हावी हो जाते हैं। जी। अब जो छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं,
उनको अपनी बेटियों की शादी करनी है, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च देना है और जी, उन्हें जी। तत्काल पैसा चाहिए। तो जब तक सेंटर सरकार के माध्यम से धान क्रय केंद्रों की स्थापना नहीं होगी, बीजों के खरीदने की स्थापना नहीं होगी केंद्रों की, तो तत्काल उन्हें पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है और बिचौलिए हावी हो जाते हैं। उन्हें कम मूल्य देकर, समर्थन मूल्य से कम पैसे देकर तत्काल उन्हें पैसा दे देते हैं और उन्हें वो खरीदगी कर लेते हैं, जिसका सीधा वो जो लाभ मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिल पाता है, उन्हें घाटा होता है। जी तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सभी चीजों के जो समर्थन मूल्य हैं उनकी खरीदी के सेंटर भी बनाया जाए। जी जी जी, हमारे साथ पाशा पटेल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पटेल जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आभारी है सर। जी, हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ किसानों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, किसान नेता भी हैं और कृषि मामलों के जानकार भी हैं। लेकिन एक जो यहाँ पर बात उभर कर आ रही है वो ये कि सरकार ने जो कदम उठाया वो तो काफ़ी सकारात्मक है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जितना खर्चा बढ़ रहा है, किसान की लागत है, उस अनुपात में बढ़त नहीं हो पा रही या फिर MSP नहीं तय किया जा रहा है। इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि आप किसानों से जुड़े हुए, तो किसान इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, MSP निकालने का जो तरीका है मूलतः वही गलत है। जी सही तरीके से MSP निकाली जाती नहीं है। अभी पिछली सरकार ने एक समिति बनाई थी, कमेटी टू एग्जामिन मेथोडोलॉजिकल इश्यूज इन फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। जी जी सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करने का जो तरीका है या निकालने का तरीका है वही गलत है। वो जब तक सुधरेगा नहीं तब तक देश का किसान बचने की कोई शक्यता नहीं है। जी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताना चाहता हूं तो एक बात ऐसी है कि हमारे महाराष्ट्र में जो ये है MSP निकालने का जो तरीका है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र की सरकार जो केंद्र के CACP को जो रिकमेंडेशन करती है वो अगर 2 साल पहले की सारी चीजें अगर ध्यान से अगर देखा जाएगा उसमें 2-3 चीजें ऐसी है कि जो मेरे खेत में जो बैल काम करता है वो बैल 365 दिन काम करता है, लेकिन सिर्फ 13 दिन के बैल की मजदूरी पकड़ी जाती है। जब मैंने सारे अर्थशास्त्रज्ञों से इस पर चर्चा की और सारों को सवाल ये पूछा कि सिर्फ बैल की मजदूरी 13 दिन क्यों पकड़ी जाती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हंसने लायक जवाब है। उनका जवाब ऐसा है कि बैल साल भर में जितना काम करता है वो सारा काम कर सेकंड और घंटे जब इकट्ठा किए जाते हैं तो उसके 13 दिन होते हैं, इसलिए 13 दिन की मजदूरी दी जाती है। मैंने कहा कि अगर बैल की मजदूरी अगर 13 दिन की अगर दी जाती है तो इसी तरीके से गवर्नमेंट अफसर का भी करना चाहिए ना। तो सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, कितने हॉलीडे, सारे यानी मशीनरी को और तेज करना पड़ेगा, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन पटेल साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि गुंजाइश कहाँ पर है, कहाँ पर सुधार करना होगा? अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये चीजें जो सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है, जो निर्णय किया जाता है, जो दरअसल तस्वीर है उससे कहीं पलट होता, आपके मुताबिक ये कहा जा रहा है, तो कहाँ गुंजाइश है, कौन सी चीजों को मुख्य रूप से सुधारना होगा? नहीं, देखिए, लैंड का जो डिप्रिसिएशन होता है मेरे मराठवाड़ा में 1 हेक्टर में जब क्रॉप लिया जाता है इसका 1 क्विंटल 89 kg माइक्रो न्यूट्रिएंट जमीन में से निकाले जाते हैं। इसका खर्चा कम से कम 4000 रुपए आता है। डिप्रिसिएशन लैंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में कहीं भी नहीं है, इसको सुधारना पड़ेगा। और जो किसान की मजदूरी जो होती है, किसान की मजदूरी किस तरह से पकड़ी जानी चाहिए कि मैं भी कम से कम एक बैंक में जो सिपाही होता है वो सिपाही उतना तो काम करता हूँ ना, तो उसको जो 400-500 रुपए रोज। जी चलिए, हम समझ गए आपकी बात। यानी आपके कहने का मतलब है कि बहुत तरह के खर्चे होते हैं किसान, और वो चीज जो है ध्यान में नहीं रखी जाती है, लागत बहुत अधिक होती है और हिसाब से MSP जो निर्धारित किया जाता है वो कहीं ना कहीं वो खाई से छूट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम MSP पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की क्या तस्वीर बदल सकती है या फिर क्या कुछ अभी भी किया जाना बाकी है। सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, लेकिन इसका फायदा किसानों तक कितना पहुंचेगा और दलहन को लेकर जो रुझान है वो कितना बढ़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें।
देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7 बजे। क्या कहते हैं आपके खेत? जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल। देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा है। इन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इनका जीवन जंगल के उत्पादों यानी वनोपज पर ही निर्भर रहता है। यही उनका भोजन भी होता है और आय का साधन भी। बाजार और शहर के जद से दूर भोले भाले आदिवासियों का बिचौलियों द्वारा जमकर शोषण किया जाता है। लेकिन सरकार ने अब इन वनोपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ला दिया है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट, फिर आगे करेंगे चर्चा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसके लिए 1965 में कृषि मूल्य समिति का गठन किया गया था। समय के अनुसार इसमें व्यापक सुधार करके 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य आयोग कर दिया गया। हरित क्रांति के बाद खेती की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे खेती में लगातार लाभ घटता जा रहा है। लिहाजा कृषि बाजार और खेती की समस्या को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर कृषि मूल्य आयोग का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कई संशोधन किए और अब इसे कृषि मूल्य और लागत आयोग के नाम से जाना जाता है। लेकिन वनोपज के लिए करीब 3 साल पहले तक कोई व्यवस्था नहीं थी। अगस्त 2010 में पंचायती राज मंत्रालय ने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के वनोपज पर स्वामित्व, मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन, लघु वन उत्पाद के विपणन के संबंध में प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए डॉक्टर टी हक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बाद में उनकी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने करोड़ों जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों की आय में बढ़ोतरी के लिए 13 लघु वन उत्पादों मसलन तेंदू, बांस, महुआ के फूल, महुआ के बीज, साल के बीज, लाख, चिरौंजी, जंगली शहद, हरितिका, इमली, गोंद और करंज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उसे लागू किया। सरकार ने वनवासियों को उनके वनोपज का बाजार और उचित मूल्य दिलाने के लिए एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड के जरिए आदिवासियों से MSP पर वनोपज को खरीदा जाएगा। ये योजना आदिवासी बहुल राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में कार्यान्वित की गई है। सरकार की इस योजना से सदियों से उपेक्षित आदिवासियों को बेहतर जीवन जीने का एक सहारा मिल जाएगा। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इस पर हम हक साहब से बात करते हैं कि उन्हीं की वो सिफारिश थी जिसके बाद वनोपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। हक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे जो आदिवासी किसान है या आदिवासियों की तस्वीर कितनी बदली है और कितना इसका फायदा हुआ है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद अब तेजी भी हुई है इस दिशा में। देखिए, ये हमने जो जिस कमेटी का चेयर किया था, लघु वन उपज का मतलब आगे कैसे क्या होना चाहिए, तो ये तो मतलब सराहनीय बात है कि सरकार ने इसको जो प्रयास किया कि इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने 2010-11 में ही इसका ये कर दिया था, लेकिन अभी कम से कम इफेक्टिवली इसको करने की कोशिश हो रही है। यानी तेजी आई इस दिशा में। तेजी आई है। तेजी क्या मतलब, कर रहे इफेक्टिवली इसको। और इससे फ़ायदा तो इतना होगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ट्राइबल का जो जीवन है, बेसिकली लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं, वो डिपेंड करता है लघु उपज के ऊपर ही, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको कहते हैं। और फर्स्ट टाइम इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो उनका मतलब जो जीवन स्तर जो है सुधरेगा और एक्सप्लॉयटेशन कम होगा लोकल लेवल पे जो होता था। और पहले तो जैसा होना चाहिए बाकी कमोडिटीज़ के लिए, जैसा हम करते हैं कि पूरा परचेज सेंटर्स वगैरह क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको डिस्पोजल कैसे किया जाए, जैसे PDS के थ्रू से। लेकिन ये PDS के थ्रू से नहीं होके मार्केट में जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स है, डीलर्स है, उनके साथ लिंक करके जो लोकल लेवल पे ट्राइबल कोऑपरेटिव्स हैं या ट्राइबल कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, वो
इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी तो मेरे ख्याल से फ़ायदा तो बहुत होगा, इसी उम्मीद से मतलब हमने भी रिकमेंड किया था और सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जी 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 मंजीत जी, अब बिल्कुल साफ है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो उस इच्छा शक्ति का असर ज़मीन तक पहुंच रहा है, यानी जिन्हें इसका लाभ होना चाहिए वो लाभ दिखाई दे रहा है? हकीकत क्या है अगर हम वनोपज की बात करें? देखिए, ये अच्छा कदम है, ये बहुत देरी से उठाया गया अच्छा कदम है, मैं तो ये कहूँगा जी, ठीक है ना। बट अकेला वनोपजी क्यों, देश में जहाँ कहीं भी जैसी कैसी खेती होती है सभी का लाभकारी मूल्य, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य उस क्षेत्र के किसान को मिलना विश्वसनीय होना चाहिए। ये सरकार को इसकी ये गारंटी करनी चाहिए। ये सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार के सिर में देख रहा हूँ, ये अच्छा कदम है, इन्होंने एक कदम उठाया है। मैं चाहता हूँ कि वनोपज के बाद ये आगे आगे और भी जहाँ जितनी भी फसलें हैं 100% फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अकेला सपोर्ट प्राइस अनाउंस करके काम नहीं खत्म हो जाता। असली इम्तिहान तो क्या उस उपज को का मूल्य उस किसान की जेब तक मिला है या नहीं मिला है, ये भी सरकार को, इसकी भी गारंटी सरकार को ही लेनी पड़ेगी। अगर ये अनाउंसमेंट करके बिचौलियों के हाथ में किसानों को छोड़ दिया जाए तो ये चलिए उम्मीद करेंगे कि जल्द वो दिन भी आएंगे जो आप कह रहे हैं, उस पर भी अब सोचा जाएगा या फिर उस पर भी नीति आएगी। हमारे साथ अशोक चौधरी जी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साथ वो, और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके से वो जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। जी जी धन्यवाद जी। वन उपज को लेकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति है उसे आप किस तरह से देखते हैं, और वाकई में क्या आदिवासियों को फायदा हो पा रहा है इसका? क्या अभी उनका जो पहले जिस तरीके से तस्वीर थी, शोषण के वो शिकार हो जाते थे, बिचौलिए जो है वो चांदी काट लेते थे, क्या वो तस्वीर बदली है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बदली है। पहले तो जो हालात थे वो तो नमक के बदले में ही सारे वनोपज ले लिए जाते थे, कपड़े के बदले में। जो ये समर्थन मूल्य और खरीदी की जो व्यवस्था हुई है उससे निश्चित रूप से आदिवासियों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। पहली बार उनको लगा कि हमारे चीजों के भी दाम हमको मिले और हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा। जी जी, क्या वहाँ के जी आदिवासी किसान जो हैं क्या वो जागरूक हैं? क्या उन्हें पता है कि सरकार की तरफ से इस तरह की नीति आई है और उन्हें सीधा इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्या जागरूकता देख पा रहे हैं आप वहाँ पर? नहीं, जागरूकता तो निश्चित रूप से बढ़ी है। सरकार ने काफी प्रयास भी किया है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति खासतौर से बस्तर में बहुत पेचीदा है, इसलिए पहले जमाने में अबुझमाड़ आप सुनते होंगे, वहाँ तो जाने के लिए भी मना था। अभी 4 साल पहले ही वहाँ जाने आवाजाही शुरू हुई है। तो प्रचार प्रसार बराबर हो गया है और खरीदी की व्यवस्था भी हुई। निश्चित रूप से चिरौंजी जैसी चीजों के 10,000 रुपए अगर समर्थन मूल्य घोषित हुआ है तो आदिवासियों के कल्याण के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं हुई जी। यानी आदिवासियों के कल्याण के लिए जो कदम उठाया गया है जी, एक सराहनीय कदम है और उसका लाभ भी हो रहा है, जैसा कि आपने बताया। उम्मीद करते हैं कि तस्वीर और बेहतर होगी और जीवन स्तर जो आदिवासियों का सुधरे, इस दिशा में लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। उनमें से एक कदम ये भी है और उस दिशा में बहुत तेजी से कदम भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश जी भी मौजूद है जो कि खुद झारखंड से संबंधित है, झारखंड से आए हैं वो। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि जो आदिवासी वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी जानकारी का अभाव भी रहता है और उस तरह के संचार भी नहीं है वहां पर। तो क्या आपको लगता है कि वो शोषण के शिकार पहले से कम हो रहे हैं या फिर पहले जो हालात थे उसमें कुछ सुधार हुआ है? ये वनोत्पादन सामग्रियों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई स्वागत योग्य है और पूरे देश में सबसे वनोत्पादन झारखंड में ही होता है जी। और इसका सीधा लाभ यहाँ के आदिवासी हमारे भाई जो हैं उन्हें मिलेगा। वहाँ चिरौंजी, महुआ ये जो है वो मुख्य रूप से वनों से हम लोगों को प्राप्त होता है, पर वो ठगे जाते हैं। हमारे वहाँ के आदिवासी जो हमारे भाई हैं उन्हें ठगा जाता है। बिचौलिए उन्हें कम दाम पर, औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं जी जी। और सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, पर इसे ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। जी। अगर ईमानदारी से लागू होगा तो निश्चित रूप से वहाँ के जो हमारे जनजातीय समाज से आने वाले हमारे भाई जो हैं उन्हें उनका सीधा लाभ प्राप्त होगा। जी। हक साहब, जैसा कि अभी प्रकाश जी ने कहा कि
जो बिचौलिए हैं वो उसके चंगुल में किसान ना आए या फिर वनोपज जो है सीधा उसका लाभ आदिवासियों तक पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे इलाकों में आदिवासी जो इलाके वहाँ पर मंडियाँ जो होती हैं वो उसको लेकर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या सरकार कदम उठा रही है? ये व्यवस्था बढ़ाना पड़ेगा, उसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी कुछ एजेंसीज तो हैं, जैसे मैंने कहा कि हर एक ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल कोऑपरेटिव्स या ट्राइबल कॉर्पोरेशंस जो हैं, गिरिजन कॉर्पोरेशंस वगैरह है, वो थोड़े स्मॉल स्केल पे कुछ कमोडिटीज़ का करते थे। जी जी। लेकिन अब अगर इस तरह से 13 उपज का हमने जैसे एक किया उसको अगर करते हैं तो उसके लिए तो उनको इंतजाम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे परचेज सेंटर्स भी खोलना होगा। अब तक क्या करते थे कॉर्पोरेट्स और जो कॉर्पोरेशंस जो है वो नज़दीक के एरिया से ही लोग जितना आते थे वहाँ लाते थे और वहीं से कलेक्ट करके ले आते थे, यानी वो शहर तक नहीं पहुँच पाते अभी भी। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन ये है आपको मानना पड़ेगा कि चूंकि शुरुआत हो गया है तो इसलिए वो व्यवस्था भी मेरे ख्याल से होना आसान है, क्योंकि व्यवस्था कुछ पहले सोचा ही नहीं गया था कि इस तरह का कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, तो वो फिर इंतजाम उस तरह का बनाया नहीं गया था। तो अब तो सरकार ने चूंकि वो कदम बढ़ाया, एक कदम बढ़ा है, दूसरा कदम भी बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से तो होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2011 की ये रिकमेंडेशन है और अब लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है, तो आपको लगता है कि बहुत देरी होगी? और हमेशा जैसे ये बातें कही जाती हैं या इस तरह के आरोप रहते हैं कि आदिवासी इलाके हैं जो वो उपेक्षित रहते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देरी हुई है? नहीं, जैसे देखिए अभी आपका किसान चैनल ही है, उसका अगर कोई ट्राइबल एरिया में उस तरह का आदिवासी एरिया में अगर इसका मैसेज पहुँचेगा तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी, तो लोगों में अगर उस तरह का जागरूकता बढ़ेगी तो डिमांड भी करेंगे कि हमारे यहाँ परचेज सेंटर खोलो और फिर इसको हमें फ़ायदा दो न्यूनतम समर्थन मूल्य का। तो मेरे ख्याल से होगा, शुरुआत अगर हो गया तो अंतिम तक पहुंचने में कोई मेरे ख्याल से देर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जी जी जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो तस्वीर की हम जो बात कर रहे हैं, जो स्थिति है वो और बेहतर होगी और शुरुआत तो हुई कम से कम। उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, जैसे कि हम पूरी तरीके से चर्चा करें एमएसपी और किस तरीके से किसानों को लाभ और किसान का नजरिया क्या है, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जब बात होती है एमएसपी की और बोनस की तो एक राज्य सरकार और केंद्र का जो झगड़ा कहें या फिर जो स्थिति बनती है वो समझना किसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये भी बहुत निर्भर करता है कि उस राज्य में उस वक्त की राजनीतिक स्थिति क्या है। इसे किस तरीके से समझा जाए और इससे कैसे निजात मिल सकता है? मेरा इस विषय पर ये कहना है कि क्योंकि ये देश के हित की बात है, किसानों के हित की बात है, गरीबों के हित की बात है, इसलिए किसी भी सरकार को, चाहे केंद्र में कोई सरकार हो चाहे राज्य में, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो तो निश्चित रूप से केवल किसानों को लाभ नहीं होगा। किसान जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी। आज मार्केट में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान है, उत्पादक भी किसान है। तो ऐसी स्थिति में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो व्यवहार में देखने को मिल रहा है उसमें बड़ी विसंगति पैदा हो रही है। व्यवहार में देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार किसी और दल की है और राज्य सरकार किसी और दल की है, तो वहाँ पर दो तरह की बात हो जाती है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं, जैसे इसमें ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी योजना शामिल है, राज्य सरकार है उतना काम ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि ये खरीद सारी राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से होती है। इसलिए राज्य सरकारें वहाँ पर जो केंद्र स्थापित करती हैं उनका ठीक से संचालन नहीं कर पाती, वहाँ घोर अव्यवस्था रहती है और लौट कर किसान उन बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। बिचौलियों के हाथ में सस्ता अपना दाम वो ले पाता है। इसलिए चाहिए यही कोई राजनीति इसमें ना हो और देश के हित में ये काम हो सके, क्योंकि देश के हित से ही हमारी जो कृषि समृद्धि दर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% लक्ष्य निर्धारित किया है, हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे, चाहे कोई भी सरकार क्यों हो, तभी उसको हम पा सकेंगे। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसान का हित होगा तो देश का हित होगा, क्योंकि आज भी 70% जो हमारे देश की आबादी है वो कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा कहें कि ये सेक्टर है जिस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ। बेसिक सेक्टर है, बेसिक। जी जी, चलिए इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए और कैसे किसान इसकी इज्जत से बच सके। इस छोटे से ब्रेक के बाद सस्ता चावल या महंगा बाजरा, आखिर क्या है मंडी का माजरा? किस फसल पर कितना असर? मिलेगा पूरा दाम या रह जाएगी कसर? मेहनत के पसीने की वसूल होगी कीमत? क्या है बाजार की सूरत? जानेंगे मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे।
कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं एमएसपी पर। मंजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि उमेश जी ने ब्रेक से पहले कहा कि भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं आ जाता है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि अगर बोनस की बात हो तो खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर नियमित रूप से खासतौर पर हम गेहूं की बात करें तो यहाँ पर बोनस दिया जाता है। और पिछली बार भी 150 रुपए का बोनस दिया गया था। लेकिन इससे होता है कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो भी यहीं पर बिकवाली के लिए आ जाते हैं और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो दिखाई देता है। इसे कैसे दूर किया जाए और इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कृषि है ये स्टेट सब्जेक्ट है जी, राज्यों, बट ये इतना जटिल है। किसान कीमत सेंटर तय करता है, खरीद के नियम सेंटर की तरफ से बनते हैं, ठीक है ना जी। तो किसान के पास तो पहली बात तो किसान पूरी तरह डिस्पोजल पे होता है जी। ये मेरा ख्याल है एकमात्र ऐसा वर्ग है कृषि का जो अपनी फसल बीजता है, जो अपनी फसल का खुद मूल्य तय नहीं कर सकता। एक दुकानदार भी अपनी चीज अगर खुद बनाता है तो वो अपनी चीज का उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर फसल का मूल्य अपनी चीज का मूल्य बताएगा। बट किसान तो पूरी तरह सरकारों और सिस्टम पे है। सिस्टम में बिचौलिया जो वर्ग है जो ये बहुत हावी है। खुशकिस्मती से जो एमएसपी का है, जब मंडीकरण नेटवर्क का है, पंजाब और हरियाणा और देश के जो उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्से इससे थोड़ा बचे हुए हैं। जो नए जैसे अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक देश बनने राज्य बनने जा रहा है, ठीक है ना। बट वहां पे जब तक पंजाब हरियाणा जैसा नेटवर्क मंडीकरण का नहीं बनेगा तब तक ये बिचौलिए या करप्शन नहीं रुकेगी। ऐसा ही हर जगह जब तक आप एमएसपी के साथ या किसी भी अनाउंसमेंट के साथ उसको ग्राउंड रियलिटी में धरातल सतह पर उसको इम्प्लीमेंट करने का बुनियादी ढांचा नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये बातें बीच में बिचौलिया, बीच में भ्रष्टाचार तो रहेगा ही रहेगा। ये कि हर स्टेट में हर फसल पे ये कहीं ना कहीं क्रिया हो ही जाता है। जी प्रकाश जी, जिस ढांचे की बात कर रहे हैं मंजीत जी और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि नीति बन जाती है लेकिन नियत में कहीं ना कहीं खोट दिखाई देती है और इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो पाती। आप क्योंकि ग्राउंड लेवल से जुड़े रहे हैं, किसानों से जुड़े रहे हैं, तो किसानों की दरअसल मांग क्या है? क्या एमएसपी का कोई विकल्प भी हो सकता है? क्या इसको लेकर के भी कुछ सोचा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है किसानों के साथ, जैसे वो सब्जी उगाता है जी। तो सब्जी उगाता है, जैसे छोटे स्थान में वो उसने सब्जी उगाई, अब वो बाजार उसका उपलब्ध है नहीं तो वो कहीं भेजता है, बड़े शहरों में भेजता है। अब वो ट्रक में जो जाता है, अब वहाँ बाजार में औने पौने भाव पर वो उसके जो खरीदार हैं, होलसेलर जो हैं, वो दाम लगा के उसको पैसा भेजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे किसानों को अहित हो रहा है और निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इसको ठीक करें। ये जब तक ठीक नहीं किया जाएगा किसानों की प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। जी, हमारे साथ एक किसान दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल गिरी जी हैं, जो कि बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्वागत है अनिल जी आपका दूरदर्शन किसान पर। कल दलहन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इंपोर्ट लगातार हो रहा है और प्रधानमंत्री लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं कि आयात जो है उसे घटाना है, उसको देखते हुए दलहन पर 200 रुपए का बोनस भी इस बार अनाउंस किया गया है। इसको लेकर क्या रुझान है, किस तरह का रुख आप किसानों का देख रहे हैं? भारत सरकार जो भी अनुदान दे रही है वो राज्य सरकार उस अनुदान को किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है जी। इसलिए जो भी अनुदान भारत सरकार रिलीज कर रही है राज्य सरकार को देना है जी। ऐसी व्यवस्था बने जो किसान को डायरेक्ट उसके पास वह अनुदान पहुंचे।
इसकी जी, व्यवस्था होनी यानी चाहिए। सीधा इसका फायदा जो है वो किसानों तक पहुंचे। आपको यहाँ पर आशंका है कि इसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा या नहीं? जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रकाश जी। जिस तरीके से आशंका जाहिर की गई है कि वाकई में किसानों तक इसका फायदा पहुंचेगा भी या नहीं, आखिर ये आशंका क्यों बनी रहती है? किसान इस पर विश्वास क्यों नहीं कर पाता? जब तक देखिए बाजार उपलब्ध नहीं होगा किसानों को, सरकार के माध्यम से जब तक इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो उसका सीधा लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि बाजार किसानों को उपलब्ध हो, तभी भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकता है। भ्रष्टाचार को भी हम लोग रोक सकते हैं कृषि क्षेत्र में। जी, अक्सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे किसान दर्शक अनिल जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता, जो अनुदान सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और सब्सिडीज की भी हम बात करें तो वो फायदा किसानों तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किस तरह के तंत्र की जरूरत है? देखिए, दो बात है इसमें। एक तो पहली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें जी। अब जैसे अगर पिछले 10 सालों में देखा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह का एफर्ट्स किया गया पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए और पैडी का डिस्पोजल के लिए भी, कि कैसे पीडीएस के थ्रू से उसके इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके मतलब गरीबों का भी भला हो, कंज्यूमर्स का भी और किसानों का भी। ये एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है और एक मॉडल के रूप में आज के दिन में। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। राज्य सरकार अगर सोचे कि इसको करना है तो कर सकता है। और उसके लिए और एक रिक्वायरमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खास करके परचेज सेंटर्स गांव-गांव में दूर दूर तक अगर नहीं होगा तो तब तक फिर इसके लागू नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी वो जरूरी है। तो जहां इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, मार्केट क्रिएट किया गया, परचेज सेंटर्स क्रिएट किया गया है, गोडाउन्स क्रिएट किया गया है, भंडारण, तो वहाँ तो सक्सेसफुल है। वो जहाँ यहाँ नहीं है वहाँ ये नहीं हुआ है। लेकिन खास करके मैं तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा, पिछले 10 सालों में जो सरकार ने किया है एक बहुत ही सराहनीय है। मतलब एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आया है। उसको थोड़ा ढंग से स्टडी करके आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है दूसरे राज्यों में भी, उसको देखने की जरूरत है। जी, चलिए इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और जैसा कि हक साहब ने कहा कि राज्य सरकारों की भी अहम भूमिका होती है। अगर सरकार कोई नीति केंद्र की तरफ से बनती है तो उसको लागू करने या फिर उसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे, ऐसे में राज्य सरकार की नीयत क्या है ये भी बहुत निर्भर करती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार राज्य सरकारों को साधने की कोशिश की जा रही है और हाल में उनका एक बयान भी आया कि कोई भी योजना, कोई भी नीति तब तक लागू नहीं हो पाएगी, पूरी तरह से उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक टीम इंडिया की तरह काम नहीं करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है वाद संवाद में। आज हम बात कर रहे हैं एमएसपी की और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने चर्चा की कि कोई भी योजना या नीति तभी लागू हो सकती है जब राज्य सरकार की भी भूमिका उसमें हो, उसकी भी नीयत साफ हो, वो भी उस दिशा में जो केंद्र की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करे और इसीलिए उसे टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा। मैं मंजीत जी आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ पे कहाँ आप डिस्पैरिटी देखते हैं या फिर जो पारदर्शिता है वो नहीं दिखाई देती, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती, या कौन से कारक है जो इसमें बाधा डालते हैं? नहीं, मैं इस बात से एक बहुत कम सहमत हूँ कि राज्य सरकारें और सेंट्रल सरकार अगर दोनों की विभिन्न सरकारें हैं तो ज़्यादा गड़बड़ होती है जी। नो डाउट के गुंजाइश बनी रहती है। जैसे पंजाब और इस समय पंजाब और दिल्ली में एक ही दल की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, अकाली दल और बीजेपी की। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने 1950 रुपए की मांग की थी पर क्विंटल, ये जो हमारा 1410 निकला है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं थी जी। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी। मुझे लगता है सबसे पहले तो जो प्रक्रिया है एमएसपी तय करने की, इसमें बहुत बड़े लकूनेस हैं, इसमें बहुत व्यापक सुधार की जरूरत है। हमारे खुशकिस्मती से हमारे साथ इस समय हक साहब बैठे हैं जिनका एक्सपीरियंस है सीएसईपी का,
और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके हाथ बंध जाते थे सीएससीपी की रिकमेंडेशन में भी, क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन देनी होती है कि आपको इंडस्ट्री का भी ख्याल रखना है, आपको लिविंग लाइफ का जो आम बंदे पर महंगाई का असर ना पड़े फसल की, उसका भी ख्याल रखना है, आपको इसका भी ख्याल रखना है, आपको उसका भी ख्याल रखना है। बट वो ख्याल किसकी कॉस्ट पर रखा जा रहा है? वो केवल और केवल किसान की कॉस्ट पर ख्याल रखा जाता है। मैं प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मंजीत जी ने कहा कि टकराव देखने को मिलता है, और हम ये देखते हैं कि एमएसपी तो चलिए अभी फैसला कर दिया गया, सरकार ने नीति बना दी कि आने वाले समय में उत्पादन किस तरह का रहेगा, कई सारे इसके कारक होते हैं, प्रक्रिया होती है। लेकिन जब उत्पादन होता है, कई बार हम देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हो गई हाल के दिनों में, जैसा हमने देखा, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, वो गेम चेंजर होती है उस राज्य के लिए। वहां पर उसे क्या करना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि कहां यहाँ पर खेल हो जाता है? निश्चित रूप से कुछ बातें जो मंजीत जी ने कही, मैं उनका समर्थन करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण हो उसकी नीति ठीक ढंग से बने। राज्य सरकारों में विभिन्नता इस होती है कि राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग होती है। केंद्र की अलग सरकार हो और राज्य की अलग सरकार हो तो थोड़ी विचारधारा में अंतर होता है। उसको इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वयन करने में, धरातल पर लाने में थोड़ी कठिनाई होती है। निश्चित रूप से किसानों का उससे लाभ नहीं हो पाता है। तो इसमें समानता होनी चाहिए, किसानों के हित पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करे, तभी किसान का लाभ हो सकता है। जी उमेश जी, जिस तरीके से प्रकाश जी ने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों की भूमिका होती है, लेकिन हमारा जो किसान है उसे भी जागरूक होना पड़ेगा। आपको लगता है कि अभी भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपनी बहुत सारी नीतियों को लेकर, उसके हक को लेकर वो जागरूक नहीं है, और ऐसा ही है कि उसकी उपज को उसको कितना मूल्य मिले वो बिचौलियों के हाथों में आ जाता है और उसे औने पौने दाम में उसे बेच देना पड़ता है। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कदम होने चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसान काफी जागरूक हो गया और किसान समझने लगा है सारी चीजों को, लेकिन कुछ किसानों की मजबूरियां होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। वहाँ तंत्र ही जब इस प्रकार का है जिसमें ये होना ही है, और किसान को आवश्यकता अपने उत्पाद को बेचने की है, उसको पैसे की है, तो वो होता है। मैं एक और सुझाव देना चाहूँगी इसमें कि निश्चित रूप से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो समर्थन मूल्य आज के परिप्रेक्ष्य में किसान जितनी लागत लगाता है उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसा बताया अभी कि हक साहब को ये भी देखना होता था कि उन्हें गरीबों को भी देखना है, उन्हें इंडस्ट्रीज को भी देखना है। सारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो निर्धारित करती है उसमें सारे पहलू को देखना होता है उसे। इसके लिए सरकार ये भी कदम उठा सकती है कि किसान की जो लागत है उसे भिन्न भिन्न तरीकों से कम किया जाए, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उसे मिले वो लागत मूल्य से कहीं थोड़ा सा अधिक जरूर हो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर निर्भर करती है। देश को अन्न भी किसान देता है, इसलिए उसकी लागत मूल्य कम हो। किसान वाकई में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, और जब तक रीढ़ मजबूत नहीं होगी आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे अर्थव्यवस्था के। और यही वजह है कि थोड़ी सी बारिश कम होती है या ज्यादा होती है, सीधा उसका बाजार पर असर दिखाई देता है, सेंसेक्स गिर जाता है, कभी उछाल उसमें देखने को मिलता है। तो समझ सकते हैं कि कृषि का कितना बड़ा योगदान है। साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से मौजूदा सरकार की ये नियत है या फिर कहे कि सोच है कि जो किसान है उसे अपने उत्पादन पर सीधा 50% का मुनाफा हो, ये कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए और क्या कदम होने चाहिए? एक तो पहले भी मैंने बता चुका कि एक कदम है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, लागत को, जो उत्पादन लागत है इसको कैसे कम किया जाए। और उसके लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मिशन का शुरुआत हुआ है, तो इससे फ़ायदा होगा। कॉस्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो उर्वरा शक्ति फसल की ज़मीन की कम हो गई है, और अभी अगर उसको हटा के आप क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लागत है वो भी कम होगा। तो एक तो ये है, लागत को कम करना एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा कदम है मैं कहूँगा। दूसरी बात ये है कि अगर जो तरीका है न्यूनतम समर्थन मूल्य करने का, इसमें मेरे ख्याल से कुछ बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव इसलिए ज़रूरत है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लागत होता है, तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कम है। हाँ, एक रूप लागत तो होगा नहीं, लेकिन एक हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य करते हैं पूरा देश के लिए एक करते हैं। अब क्वेश्चन ही है कि उसमें मैंने एक सजेशन दिया था कि अगर जिस राज्य में सबसे ज़्यादा लागत आती है किसी भी फसल का हो, उसको अगर आप बेस मान ले, बेंचमार्क मान ले, और उसके ऊपर 10% 20% जो भी आप मुनाफा देना चाहते हैं मुनाफा दें,
तो किसी को 30% भी फायदा होगा, किसी को 40% भी होगा, लेकिन कम से कम 10% तो होगा ही किसी को। तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि स्टेट स्पेसिफिक हो, हर एक राज्य के लिए अलग अलग, चाहे सेंटर ही करे, लेकिन वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके। लेकिन अगर क्लियर कट पॉलिसी आपके पास हो कि हम हर एक राज्यों के लिए अलग अलग लागत के बेसिस पे अलग अलग दाम करेंगे, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आती है कि हमारे जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो कहते हैं कि इससे थोड़ा आगे दिक्कतें ये आएगी कि हम जो सोच रहे हैं कि सारा दुनिया का बाजार जो है एक हो, एक प्राइस हो, पूरे देश में एक प्राइस हो, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो और फिर करप्शन भी होता है कि जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ अगर यूपी में आपने दाम बढ़ा दिया तो चला जाएगा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, इसका हमने जिक्र भी किया चर्चा के दौरान। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को रोकने के लिए रियलिस्टिकली तो मैं कहूँगा एक ही प्राइस हो, और जो जहाँ सबसे ज़्यादा लागत हो, व्यावहारिक यही है, उसके लिए और भी कदम उठाने की जरूरत है। व्यावहारिक वही है कि जो सबसे ज्यादा जहाँ लागत है उसको आप बेस मानिए, उसके ऊपर 10% आप ये चलिए उम्मीद करेंगे कि आपकी इस रिकमेंडेशन तो ये अगर करेगा तो फिर अपने आप ही सबको सेटिस्फेक्शन। जी, तो क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, मैं आप सभी मेहमानों से आपका अंत में एक रिएक्शन चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि और बेहतरी हो, और जिस लागत को घटाने की बात करें या फिर एमएसपी को लेकर जो किसानों की हमेशा मांग रहती है कि इसे और बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें किसी और के पास जाना ही ना पड़े, कम शब्दों में चाहूंगी आपकी तरफ से क्या सुझाव है, या फिर आप इसे कैसे देखते हैं मंजीत जी? सबसे पहले तो जी मैं देखता हूँ कि कृषि को इंडिया में इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है जी। नंबर 2, हमें जो डेवलप्ड कंट्री है उनके मॉडल के बेस पे हमें सब्सिडी और ज्यादा देनी चाहिए कृषि को, क्योंकि बहुत सारी चीजें अकेला एमएसपी कवर नहीं कर सकती। चलिए, यानी और कदम उठाने चाहिए, कुछ सब्सिडी और अनुदान की आपने बात की। उमेश जी, आप क्या कहेंगे? मुझे कहना है कि इसमें संतुलन स्थापित होना चाहिए। जैसे कि आज की तारीख में भी गेहूं और धान की तरफ हमारा समर्थन मूल्य बढ़ा है, बढ़ा दिखाई देता है। समर्थन मूल्य अन्य फसलों की ओर बढ़ा हो, और उत्पादन भी देश में ऐसा ही होना चाहिए कि अन्य फसलें भी गेहूं और धान के बराबर आए, दिखाई देगा फसलों में भी बराबर आए, बराबर संतुलन स्थापित होगा तो लागत मूल्य भी घटेगा। इससे हम कम पानी में, जैसे जहाँ भूमि वैसी है उसमें कम पानी में भी उत्पादन कर सकते हैं दालों का। जी प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से छोटे किसानों और मझोले किसानों को ध्यान में रख के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होना चाहिए कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे बढ़े, कृषि पर जो निर्भर है वो उनका परिवार कैसे चल पाए। निश्चित रूप से जब तक ये ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो खेती किसानी से जो लोग विमुख हो रहे हैं उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और उम्मीद करते हैं कि जो संबंधित लोग हैं उन तक आपकी बात पहुँचेगी, और जो किसानों की आवाज़ उठाने का जो मकसद हमने रखा है, वाद संवाद में हमेशा उन मुद्दों को उठाया जाता है जो सीधे किसानों से जुड़े होते हैं, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इसकी जानकारी भी किसानों को हो और वो इसका लाभ भी उठा सके, और ऐसे में और क्या कुछ किया जाना चाहिए इस पर भी हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान इससे लाभ उठाएंगे और एक उन्नत किसान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और देश की तस्वीर बदलेगी, खेती किसानी की तस्वीर बदलेगी, और साथ ही विश्व पटल पर हमारे देश को एक नई पहचान मिलेगी। इसी के साथ ही वाद संवाद में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।